कैसे एक 13 साल का बच्चा जिसके पास ना रहने को घर था, ना खाने को खाना था, वो क्यों अपने घर से भागा था। तो ये सब करते हुए कैसे उसने फ्रांस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाया, जानेंगे इस वीडियो में। तो आज से करीब 200 साल पहले फ्रांस के एक गाँव में ज़ेवियर विटॉन नाम का एक आदमी था, जिसकी वाइफ हैट डिजाइनर थी और वो खुद एक फार्मर था। उस घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो होता है लुई विटॉन। 10 साल की उम्र में उसकी माताजी की डेथ हो जाती है एंड उसके पापा दूसरी शादी करते हैं और दूसरी शादी में उसकी जो दूसरी स्टेप मदर होती है वो उसको बहुत परेशान करती है। ये होती है रियलिटी, स्टेप मदर परेशान करती है। तुम लोग पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे जाके क्या क्या एक्सपेक्टेशन बांध के बैठते हो। ये थी रियलिटी। उनकी जो स्टेप मदर थी वो उनको बहुत परेशान करती। उनसे तंग आके उन्होंने सोचा कि अब मैं घर छोड़ दूं। उनके पास ना पैसा था ना ही कोई बैकअप था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और वहाँ से वो निकले पेरिस की तरफ, जो कि उनके घर से ज्यादा नहीं 292 माइल्स दूर था और ना ही उनके पास कोई गाड़ी है ना कुछ भी नहीं है, बस निकल चुके हैं। वो पेरिस पहुंचे लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 साल लगे। उन्होंने अलग अलग जगह पे काम किया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, कभी कभी वो जंगल में भी सोए, इतना ज्यादा उनको टाइम लगा। एंड फाइनली 2 साल बाद 1837 में वो पेरिस पहुंच गए और पेरिस पहुंचते ही उनका जो सबसे पहला काम था वो था एक जॉब लेना, ताकि उनको रोटी कपड़ा मकान मिल सके। उन्होंने एक क्राफ्ट्समैन के साथ तकरीबन 16 साल तक काम किया और वहाँ पे उन्होंने बैग्स के बारे में, अपना जो ब्रांड है उनके बारे में, ये सब चीजें काम कैसे करती हैं और ये बैग कैसे बनते हैं, ट्रंक्स कैसे बनते हैं, वो सब वहाँ पे उन्होंने सीखा। 1852 में आता है ट्विस्ट। फ्रांस के एम्परर नेपोलियन सेकंड की वाइफ जो थी उनको इनका काम बहुत पसंद आता है। जो लुई विटॉन थे वो सीधा ऑर्डिनरी से एलीट क्लास में और हाई टिकट क्लाइंट्स को सर्व करने लग गए थे और इसकी वजह से 1852 में, क्योंकि अभी सेटल हो चुके हैं, इन्होंने शादी करी, खुद का एक स्टोर खोला और खुद का एक घर खरीदा। 13 साल के बच्चे के लिए जिसके पास ना रहने को घर था ना खाने को खाना था, उस हिसाब से देखा जाए तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ से इनको एक चीज समझ आई कि भाई जो काम है वो तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो उनका यहाँ से आता है पहला इनोवेशन। डोम शेप के जो जितने भी ट्रंक्स हुआ करते थे एट दैट टाइम, जो डोम शेप है वो कुछ ऐसा दिखता था, तो इस वजह से बारिश से बचने के लिए और घोड़ा गाड़ी पे क्योंकि ये सब सामान रखा जाता था, डोम शेप की जगह इन्होंने क्या किया, उसको फ्लैट शेप में कर दिया। ड्रैगन कैनवस की मदद से इसका लुक भी इनहेंस किया और इसकी लाइफ भी इनहेंस की। एक्चुअली में रिच लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसका एक मॉडर्न लुक होता है। अब क्योंकि इनको रिच क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो इन्होंने एक अच्छा सा कस्टमाइजेशन भी करना चालू किया। एक इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो चीज बना के दी इन्होंने। तो वाइन्स, कटलरीज एक्सेट्रा ये सब रखे गए। जनरलाइज बैग से कस्टमाइज बैग बनाया गया। अब आता है इनका एक और टर्निंग पॉइंट, वो था 1869 में ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। क्योंकि ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल हो रहा है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें लोग ट्रैवल करेंगे, बैग्स लेके जाएंगे, ट्रंक लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इनका चार्म दिखा और यहाँ से इनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बनने लग गई। बट अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है, वो होता है 1870 और 71 का वॉर। फ्रांस में वॉर होती है जिसकी वजह से एक्चुअली में इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी दुकान छोड़नी पड़ती है। तो और ये आ जाते हैं जीरो लेवल। ऑब्वियसली इनके पास थोड़े बहुत बैकअप्स थे, थोड़ा बहुत पैसा था, क्योंकि वॉर की वजह से जो स्टोर्स थे उनका प्राइस जो है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गया था। तो इन्होंने एक स्टोर खरीदा जिसका प्राइस इनको बहुत सस्ते में मिल गया और देखा जाए तो वहाँ की एक नंबर 1 स्टोर थी जो कि लोकेशन वाइज ट्रेन और होटल्स के पास में थी। और लुई विटॉन का बिजनेस वापस से चल पड़ता है और इनके बेटे थे जो इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे, वो आइडिया देते हैं कि हमें नया स्टोर खोलना चाहिए इंग्लैंड में। तो वहीं पे इनका पहला स्टोर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इनका एक पहला स्टोर खुलता है इंग्लैंड में और ये थी इनकी इंटरनेशनल एंट्री। एंड उसके बाद 1892 आता है जहाँ पे लुई विटॉन की ब्रेन कैंसर से मौत हो जाती है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, जॉर्ज विटॉन जब इसको ओवरटेक करते हैं। 1893 में जेपी मॉर्गन शिकागो वर्ल्ड फेयर में इनके क्लाइंट बनते हैं और यहाँ से इनकी एंट्री चालू होती है यूएसए में। और 1936 में जॉर्ज विटॉन की भी डेथ हो जाती है और उनके बेटे गैस्टन लुई विटॉन अपना ओवरटेक करते हैं। तो गैस्टन लुई विटॉन के ओवरटेक करते ही थोड़े टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है। तो फ्रांस पे अटैक होता है हिटलर की वजह से और वहाँ से इनका बिजनेस शट डाउन होने लगता है। और यहाँ पे गैस्टन विटॉन एक काम करते हैं, वो करते हैं हिटलर से हाथ मिलाते हैं। उनको प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनाने में और स्टैचूज बनाने में हेल्प करी। और देखा जाए तो लुई विटॉन और कोको शनेल, वहाँ पे ये 2 ब्रांड थे जो टिके। उसके अलावा कोई भी ब्रांड सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड बिकॉज ऑफ हिटलर। देखा जाए तो अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाके काम किया था, इस वजह से इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ इन्होंने कोप अप किया और वर्ल्ड वॉर के बाद इनके पास एक एडवांटेज था। बाकी जो कंपनीज थी, बाकी बिजनेसेस थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, बट ऑब्वियसली इन्होंने हाथ में रखा था तो इनके पास एक एडवांटेज था। एंड फाइनली इन्होंने वहाँ से कोप अप करना चालू किया, जैसे तैसे इन्होंने कोप अप किया। एंड 1970 में गैस्टन की भी डेथ हो जाती है। गैस्टन की फैमिली में इनके बच्चे थे और उनके पास एक्चुअली बच्चों के पास कोई भी खास एक्सपोजर नहीं था। तो अब ये सवाल था कि इस बिजनेस को संभालेगा कौन। गैस्टन विटॉन के बच्चों में से एक थी ओडाइल विटॉन। इनके हस्बैंड हेनरी रिकामर, आई होप मैं स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ, इन्होंने कंपनी सिनॉक्स को अच्छा खासा चला रखा था और उसको सेल भी कर रखा था। तो इनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस एक्सपोजर था। तो हेनरी रिकामर आते हैं और एक मैसिव कॉर्पोरेशन में इसको बदल देते हैं। और क्या होता है, एलवी जो है अपने होलसेलर्स के जरिए अपने रिटेलर्स को भिजवाता था सामान। अब इन्होंने बीच में
में क्या किया, होलसेलर्स को हटा दिया और इसकी वजह से इनका एक बड़ा प्रॉफिट बनने लगा। एंड क्योंकि होलसेलर्स को इन्होंने हटा दिया, अब इनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो विद इन 6 ईयर इन्होंने 250 मिलियन यूरो का प्रॉफिट बनाया। एंड 1984 में पेरिस एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने अपना कंपनी को लिस्ट किया और वहां से इनके पास और पैसा आया और इसकी वजह से इन्होंने टोटल 130 स्टोर्स खोले। 1987 में लुई वुइटन कंपनी के पास $1 बिलियन का प्रॉफिट हो चुका। लेकिन यूएसए में एट द टाइम कॉर्पोरेट के जरिए हॉस्टाइल टेकओवर चल रहा था, तो इनकी कंपनी में भी डर था कि भाई हमारा हॉस्टाइल टेकओवर ना हो जाए, क्योंकि अब हॉस्टाइल टेकओवर ना हो जाए तो इन्होंने दूसरी कंपनी मोएत, इन्होंने एक इंसान मोएत हेनेसी के साथ कोलैब किया, उनकी कंपनी मोएत और एलवी को मर्ज किया साथ में, और उसकी वजह से LVMH जो आज आप नाम सुनते हैं, इनका नाम पहले सिर्फ एलवी था, फिर वहां से इनका नाम आ जाता है LVMH। बट यहाँ से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंट्रोल। मोएत चाहते थे उनके पास कंट्रोल हो और हेनरी चाहते थे कि उनके पास कंट्रोल हो। तो मोएत ने क्या किया, सीक्रेटली कंपनी के इनके जो स्टॉक्स है उसको बाय करना चालू किया, और यही सेम काम हेनरी ने भी किया। हेनरी जिसके जरिए ये काम कर रहे थे वो थे बर्नार्ड आर्नोल्ट। और बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है वो इन सब कामों में एक्चुअली एक्सपर्ट थे और धीरे धीरे करते बर्नार्ड आर्नोल्ट बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए इसके। और ये बात इन दोनों को बाद में जाके समझ आई कि भाई बर्नार्ड आर्नोल्ट ने सबसे ज्यादा शेयर्स खरीद लिया है और उन शेयर्स की वैल्यू 1.6 बिलियन थी एट दैट टाइम। हेनरी अपनी गेम खेल रहे थे, लेकिन बर्नार्ड आर्नोल्ट ने अलग ही दिमाग लगाया। उन्होंने कॉर्पोरेट के साथ मिलकर वो कॉर्पोरेट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और 1.6 बिलियन डॉलर की स्टेक उठा लिए और उसकी वजह से वो लुई विटॉन में सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इसके बाद इनको समझ आया कि भाई ये तो हमसे गलती हो गई। बर्नार्ड आर्नोल्ट ने एक्चुअली में कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, अब कंट्रोल बर्नार्ड आर्नोल्ट के पास है। तो बर्नार्ड जो है मोएत को और हेनरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल देते हैं और बर्नार्ड आर्नोल्ट उस कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं और अब ये इस कंपनी के मेन प्लेयर बन जाते हैं। तो ये था कहानी, कैसे 13 साल के बच्चे ने कंपनी स्टार्ट की, कैसे उनकी जनरेशन ने उस कंपनी की नीड्स को बना के रखा और कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से ये फैमिली बिजनेस एक 1% के हाथ में चला गया। इस पूरी कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है और वो क्या है, इनोवेशन। LVMH ने इनोवेशन करी, इसलिए वो रिच लोगों की नजरों में आए। जब तक कोई कंपनी इनोवेशन नहीं करती, जब तक कोई ब्रांड इनोवेशन नहीं करता, इन द लॉन्ग टर्म इट कैन नॉट सस्टेन। और इस वीडियो को बनाने में एक्चुअली बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस कंपनी के ऊपर या किस इंसान के ऊपर देखेंगे, या आप मुझे कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।